सो टू स्टार्ट विद मैं आप लोगों को जो जहां तक हमने उस दिन पढ़ा था उससे लेके चलूंगा आगे। आज का टॉपिक हमारा है अबाउट दी मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड दी नॉलेज अबाउट रेस्पिरेटरी मसल्स। उस दिन हमने जो डिटेल में सारी बात की थी वहां पे हम ये तय कर चुके थे कि रेस्पिरेशन कंप्राइजेस ऑफ 4 प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो वेंटिलेशन या ब्रीदिंग है। हमें एयर को अंदर लेके आना है, तो उसके बाद वो एयर जो है एल्वुलस तक पहुंचेगी। एल्वुलस से फिर वो ब्लड में डिसॉल्व होगी, जो भी गैस आपके काम की है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फिर वो सेल्स तक कैरी होगी और सेल्स में फिर जाके सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। सो आज किस तरह से एयर को अंदर लेके आना है ये हम सीखेंगे या लर्न करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ पिछले लेक्चर की चीजें, ताकि आपको आसानी हो जाए दोबारा से यहाँ से सीक्वेंस कनेक्ट करने में। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि नोज है, नेजल कैविटी है, साइनसेस है, फेरिंक्स, लैरिंक्स। लैरिंक्स हमने कहा था कि वॉइस बॉक्स है। इसके बाद ट्रैकिया और ब्रोंकाई होंगे, फिर लंग्स शुरू होंगे। लंग्स की ब्रोंक्यूल्स के बाद एक्चुअल रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज एरिया आएगा, जिसका नाम हमने रखा था एल्वुलाई। एल्वुलाई से पहले तक का एरिया जो है वहां पे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जो कि खाली एल्वुलस के अंदर होती है। जब एयर को अंदर लेके जाएंगे तो बहुत सारी एयर इन पहले वाली जगहों में एल्वुलस से वहां पे भी मौजूद होगी, क्योंकि वैक्यूम तो कभी क्रिएट नहीं होगा। सो जो एयर अंदर लेके जाएंगे उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। आप इसमें से ये कह सकते हैं कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम अगर गया था आपकी बॉडी के अंदर, पूरा का पूरा टाइडल वॉल्यूम जो है वो एल्वुलस तक नहीं पहुंचेगा, उसका एक प्रोपोर्शन पहुंचेगा। तो ये बात तय की थी हम लोगों ने कि 350 ml एल्वुलस तक पहुंच जाएगा, और बाकी 150 ml जो था वो नॉन रेस्पिरेटरी एरियाज में या पैसेजवेज के अंदर रह जाएगा, जिसको हम कह रहे थे डेड स्पेस वॉल्यूम। ये डेड स्पेस है। ओके, तो 500 में से 350 एल्वुलस तक चला गया फॉर गैसियस एक्सचेंज, और बाकी 150 जो था वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस के अंदर रह गया था। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैंने फंक्शंस बताए थे चीजों के, कि नोज जो है वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रही है, साथ में ऑल्फैक्शन का फंक्शन भी था इसके अंदर, ट्रैप कर रही है पार्टिकल्स को जो कि अंदर जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लैरिंग्स था, जो कि आपका वॉइस बॉक्स था, इसमें वोकल कॉर्ड्स लगे हुए थे, और जब भी ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ एयर, तो उस वक्त साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच के लिए आपको लिप्स चाहिए होंगे, टंग की जरूरत पड़ेगी, और साथ में रेजोनेंस के लिए नोज होगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने करके देखी थी। एयर यहाँ से एंटर होकर आगे लैरिंग्स के बाद जो ट्रेवल करेगी, लैरिंग्स से ऊपर तक के पोर्शन को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह रहे थे, और लैरिंग्स के नीचे के पोर्शन को फिर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह रहे थे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका जो ट्रैकिया था वो दो में डिवाइड हो रहा था आगे जाके। जब दो में डिवाइड हो रहा था, एक राइट प्रिंसिपल या राइट मेन ब्रोंकस बन गया था और एक लेफ्ट मेन ब्रोंकस बन गया था। राइट वाला शॉर्टर और वाइडर है, स्ट्रेटर है, इसलिए अगर कोई चीज आप इनहेल करते हैं, फॉरेन पार्टिकल, ज्यादा चांस होता है कि राइट लंग के अंदर जाके वो लॉन्च करेगी या वहां चली जाएगी। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसलिए अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि एक कंडक्शन जोन है और एक रेस्पिरेटरी पोर्शन है, जो कि एल्वियोलस से बना हुआ है। कंडक्शन पोर्शन वाला जो है वो सारे के सारे पाथवेज हैं या ट्रैक है जहां से एयर होके जा रही है। ओके, ट्रैकिया जो है फिर आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स की बनी हुई है। इससे आगे ब्रोंक्यूल्स भी जो होंगे वो आपके पास ट्रैकिया ही की कंटिन्यूएशन है। कार्टिलेजिनस प्लेट्स का कंपोनेंट इनके अंदर मौजूद होता है। लेकिन अब खास बात क्या है कि यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो इनको डायलेट कर सकती है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो गए, ब्रोंको डायलेशन कहलाएगा। अगर ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगी। ओके, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला सिस्टम जो होता है, जो इमरजेंसी में आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है। इमरजेंसी में आप देखें, आपको नीड होगी कि आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, आप अपने हार्ट को ज्यादा यूज करें, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और आपको सांस भी ज्यादा आनी चाहिए उस वक्त, आपको एटलीस्ट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इमेजिन करें कोई इमरजेंसी सिचुएशन, आपको भागना है कहीं, या कोई और बात ऐसी हो गई जिसमें आपको अपनी बॉडी के रिस्पॉन्सेस को दिखाना है, आपने फास्ट मूव करना है, आपने विगरस एक्टिविटी करनी है। उस वक्त अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको क्या फायदा होगा या नुकसान? डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप एनर्जी को बर्न नहीं कर पाएंगे। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ये आपकी बॉडी में इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है।
जब भी ऐसा होगा, सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होंगी तो ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ब्रोंकियोल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, ज्यादा एयर एल्वेलस तक पहुंच जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर अवेलेबल हो जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसके ऑपोजिट अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, रेस्ट और रिम्यूनरेशन में आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव होता है, मतलब सोते हुए या आराम करते हुए, उस वक्त आपको कोई बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस वक्त क्या हो सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो, उस वक्त वो छोटा कर सकता है ब्रोंक्यूल्स को, क्योंकि आपको उस वक्त इतनी एयर की जरूरत ही नहीं। सो बताने की बात ये थी, इसमें जो काम की बात आपके लिए टेक होम मैसेज है वो ये है कि ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर फिक्स नहीं है, ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर वेरी कर सकता है। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो इसको सिग्नल देगा कि ये अपना डायमीटर बढ़ा लें, और जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगी तो डायमीटर कम हो सकता है ब्रोंक्यूल्स का। एक चीज मैंने ये बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 ये प्रोड्यूस करता है आपका लंग। ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में बताया था मैंने। जब भी ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा एस, तो ये एस1 से एस2 में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये वेजोडाइलेशन कराता है। अब अलग चीज बता रहा हूं मैं, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कराता, वो वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन का क्या मतलब है, आपकी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करा देता है या चौड़ा करा देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब फ्लो बढ़ता है तो फिर प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का रोल होता है, जो कि आपके लंग्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, उस दिन हमने जो बात की थी वो ये भी की थी कि एल्वेलस तक एक बार अगर एयर आ जाती है अंदर, एयर के अंदर आने के बाद क्या होगा, एयर विल बी हैविंग हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द बॉडी सेल्स। क्यों? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में जब आप ऑक्सीजन को लेके चले, अंदर जो बॉडी के सेल्स हैं वो तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर चुके हैं, उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा क्योंकि वो कंज्यूम कर चुके, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ऑक्सीजन की वहां पे। तो अब ये जो नई नई एयर आई थी, एल्वुलर एयर जो आप लेके अंदर आए थे, उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आपके ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन पे बाइंड होके आपके सेल्स की तरफ ट्रेवल कर लेगी, और आपके सेल्स ने जब भी मेटाबॉलिज्म किया होगा, जब भी C6H12O6 को बर्न किया होगा, तो उन्होंने एनर्जी बनाई होगी, वाटर बनाया होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किया होगा। तो जो एयर आप ब्रीथ करके अंदर लेके आए हैं लंग्स में एल्वुलस तक, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम होगा एज कंपेयर टू दी बॉडीज ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर कहां से आ रहा है, सेल्स से आ रहा है। ओके, सो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव करेगी, वो आपके ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी आपके एल्वुलस के अंदर, और जब एल्वुलस एयर एक्सचेंज करेगा, वेंटिलेट करेगा, तो उस वक्त वो बाहर चली जाएगी। ओके, चलिए, लंग्स के बारे में फिर आपने पढ़ चुके होंगे एनाटॉमी में कि लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स के लोब्स अलग अलग होते हैं। 3 लोब्स हैं आपके राइट लंग में और 2 हैं लेफ्ट लंग में, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय द फिशर्स। और लंग्स की जो बेस होती है वो डायफ्राम पे रेस्ट कर रही होती है, एपेक्स जो होता है वो फर्स्ट रिब तक या रिब्स तक आ रहा होता है। और जो खास बात है जो आज हमारे काम आएगी, जो नॉलेज आज हम सीखने लगे हैं, आपको ये याद रखना है कि लंग्स की कवरिंग होती है, एक डबल लेयर चढ़ी हुई होती है लंग्स के ऊपर। इसका जो पोर्शन लंग्स के करीब होगा, लंग्स वाली साइड पे होगा, लंग्स के पास होगा, उसको आप कहेंगे विसरल प्लूरा, और जो बाहर की तरफ होगा जहां पे रिब्स है वो कहलाएगा पेराइटल प्लूरा। ओके, सो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, आपके पास प्लूरा की 2 लेयर्स हैं, इनके बीच में भी फ्लूइड होता है ताकि रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा सके और आपस में ये 2 प्लूरा की लेयर्स जो है वो ना टकराएं। ओके, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि लंग्स आखिर कैसे इन्फ्लेट होते हैं। ओके, ये देखिए लंग्स बने हुए हैं आपके पास, ये प्लूरा की 2 लेयर्स हैं, एक इनर लेयर है जो कि लंग्स के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम कह रहे हैं विसरल प्लूरा। विसरा आप कहते हैं बॉडी के ऑर्गन्स को, तो जो भी विसरा के फौरन बाद
पहली लेयर है उसको आप विसरल प्लूरा कह रहे हैं, जो अंदर की तरफ यहाँ दिख रही है आपको, ये आउटलाइन ऑफ द लंग कह रहे हैं आप इसको। और बाहर की तरफ उस लेयर का जो दूसरा पोर्शन है इसको आप कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ये पेरिफेरी की तरफ है या लंग्स के बाहर की तरफ। ओके, सो दो लेयर्स हैं ये, इनके बीच में फिर फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को अवॉइड कर रहा होता है, रबिंग ऑफ दी लेयर्स को अवॉइड कर रहा होता है, वो प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। इस पैराइटल प्लूरा के बाहर आपका लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा होता है, और उसके बाद फौरन से आपकी रिब्स और आपकी चेस्ट कैविटी का इंटरनल पोर्शन होता है। मतलब ये रिब्स के फौरन बाद का पोर्शन जो है, यहाँ पे लिम्फेटिक्स होंगे, फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड के फौरन बाद आपकी चेस्ट वॉल का अंदरूनी हिस्सा होगा। सो आपके लंग्स फिजिकली मीडियास्टिनम के अलावा कहीं भी अटैच नहीं है बॉडी कैविटी से, लेकिन क्योंकि ये लिम्फेटिक फ्लूइड इनके फौरन बाहर पड़ा हुआ है और उसके फौरन बाद आपकी बॉडी की कैविटी की इंटरनल लेयर है, तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है इस लिम्फेटिक की वजह से, जिसकी वजह से ये लंग्स इंटरनल साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी के साथ मिलके रहते हैं हमेशा। मतलब एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि खींच के एक्सपेंड करके रखती है आपके लंग्स को और मिला के रखती है इसको इनसाइड ऑफ दी थोरेसिक कैविटी के साथ। कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फ्लूइड की लाइनिंग की वजह से एक कोहेसिव फोर्स डेवलप होती है। कोहेसिव फोर्स आप किसे कहते हैं? एक तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपस में अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। आपने देखा होगा पानी के कुछ कतरे, अगर आपकी गाड़ी कभी चलाते हुए बारिश हुई, विंड स्क्रीन पे पहले कुछ कतरे होते हैं, फिर वो एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं और एक साथ फ्लो होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन दी water molecules, or it is because of the attractive force between water molecules. दूसरी तरह की फोर्स आपने पढ़ी भी होगी, एडहेसिव फोर्स। जब आप ग्लू खरीदते हैं, गम खरीदते हैं, यूहू की स्टिक खरीदते हैं, उस पे एडहेसिव लिखा हुआ होता है। उसका मतलब क्या होता है? वो दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में मिलाने वाली फोर्स है। सो एडहेसिव फोर्स वो होती है जो दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में आप बनाते हैं, और कोहेसिव फोर्स वो है जो नेचुरली दो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। लंग्स के साथ बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला है कि लंग्स बॉडी में थोरैक्स में अंदर कहीं कनेक्ट नहीं हुए, कहीं चिपके हुए नहीं है, कोई मसल इनको अटैच नहीं करके रखा हुआ थोरैसिक कैविटी के अंदर से। लेकिन चूंकि लंग्स के बाहर ये लिम्फेटिक का सिस्टम चल रहा है जो कि सक्शन प्रेशर की वजह से हर वक्त नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, और साथ में ये जो फ्लूइड है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो आपकी थोरैसिक कैविटी की इनर वॉल के साथ भी यकीनन अटैच हुए होते हैं या उससे कांटेक्ट में होते हैं। तो जब भी आपकी थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड होगी, थोरैक्स बढ़ेगा, थोरैक्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, ये लंग्स भी ऑटोमेटिकली उस कोहेसिव फोर्स की वजह से खिंच के थोरैसिक कैविटी के साथ साथ बड़े हो जाएंगे या थोरैसिक कैविटी के साथ साथ मूव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब जब आप रिलैक्स करेंगे अपनी चेस्ट कैविटी को, जब आप ब्रीद आउट करेंगे, जब डायमीटर कम होगा आपके चेस्ट का, ये वापस डिफ्लेट होके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। सो जो चीज समझने की है, जो चीज आपको बताने की है, वो ये कि लंग्स फिजिकली अटैच नहीं है विद द इंटरनल थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स के अंदर कहीं अटैच नहीं हुए एक्सेप्ट फॉर द मीडियास्टिनम। लेकिन जब भी चेस्ट कैविटी का डायमीटर चेंज होगा, लंग्स का डायमीटर भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर मैं चेस्ट कैविटी को बड़ा कर दूंगा, चूंकि कोहेसिव फोर्स है बिटवीन दी लिक्विड मॉलिक्यूल्स which are present outside the lung and in between the thoracic cavity, lungs भी उसकी वजह से एक्सपेंड होके बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से जब चेस्ट कैविटी का डायमीटर छोटा होगा तो वापस डिफ्लेट होके छोटे हो जाएंगे लंग्स। ये बात समझ में आ गई सबको? चैट में मुझे बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चले, कुछ को समझ, चले काफी सारों को समझ में आ गई है। ओके, मैं रिपीट भी कर देता हूँ और एक और व्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ गया। और देखिए, अब मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। समझे कि बॉडी को आधा काट दिया है, लंग्स के लेवल से काट दिया और मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, जैसे कि सीटी स्कैन में दिखता है। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, और ये मेरी वर्टिब्री और
रिब्स लगी हुई है जो आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा आपको, ये इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी, और ये लंग्स की विसरा की आउटर लेयर हो गई, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, इसके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड मौजूद है। ओके, लिम्फ फ्लो हो रहा होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये सक्शन प्रेशर होता है। ओके, जब मैं सक्शन प्रेशर की वजह से किसी भी चीज को खींचूंगा तो वो पुल होगी बाहर की तरफ, तो ये सक्शन प्रेशर हमेशा जो इस फ्लूइड में होगा इस लंग की पूरा को खींचेगा और पुल करके रखेगा। जितना चेस्ट को एक्सपेंड करूंगा उतना ही खींच लेगा इसको अपने साथ साथ, और अगर मैं कंप्रेस करूंगा चेस्ट को, छोटी हो जाएगी थोरेसिक कैविटी, तो ये भी डिफ्लेट हो जाएगा। लेकिन हर चीज फिजिकली अपनी जगह पे रहेगी, प्लूरा भी अपनी जगह मौजूद रहेगी, ये फ्लूइड भी मौजूद रहेगा। जस्ट जितना खिंचाव इस फ्लूइड पे आएगा और ये फ्लूइड खींचेगा उतना ही ये लंग्स की पैराइटल प्लूरा को खींचेगा। पैराइटल प्लूरा फिर विसरल प्लूरा से मिली हुई है, बीच में प्लूरल फ्लूइड है, तो डेफिनेटली वो भी सिस्टम पूरा फुल होगा और आपके लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे। अब समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करूंगी? बात थोड़ा सा मुश्किल है और सोचा भी नहीं होता हम लोगों ने कभी इस तरह, इसलिए शायद पहली बार पढ़ने में मुश्किल भी लगे आप लोगों को, लेकिन दिस इज फैक्ट कि हमारे लंग्स हमारी बॉडी में अंदर अटैच नहीं हुए हुए एक्सेप्ट फॉर दी मीडियास्टिनम। जो साइड्स हैं, जो हमारी रिब्स हैं, जो बैक है, वहां पे हमारे लंग्स फिजिकली अटैच नहीं है। सोचते तो हम लोग ये हैं कभी कभी के चेस्ट कैविटी जब एक्सपेंड होगी लंग्स है उससे अटैच है, वो भी एक साथ खींच लें, लेकिन फिजिकल अटैचमेंट कोई भी नहीं। ये कोहेसिव फोर्स है जो कि फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की वजह से है। इसकी एग्जांपल मैंने बेस्ट बताई आप लोगों को। अब ऑब्जर्व भी कीजिएगा, कभी ड्रिजलिंग होती है, हल्की बारिश होती है जिसको आप फुहार या बूंदाबांदी कहते हैं, आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पहले एक डॉट गिरेगा, फिर दूसरा डॉट गिरेगा, फिर तीसरा डॉट गिरेगा। जब थोड़े से बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर एक लाइन बना लेते हैं। दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और अगर ये अट्रैक्शन हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि लकड़ी को आप प्लास्टिक पे चिपका दें, दैट विल बी ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। इसलिए जो ग्लू होता है, गम होता है, यू होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे आप लोगों ने स्कूल लाइफ में, तो उसकी स्टिक के ऊपर लिखा हुआ होता है एडहेसिव, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एक साथ जोड़ा होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आपकी चेस्ट कैविटी का डायमीटर छोटा होगा, ये फ्लूइड अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन अब चेस्ट कैविटी के डायमीटर छोटा है तो फिर जाहिर है कि लंग्स भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि वहां पे एक वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रह जाती है। क्या नाम था उस वॉल्यूम ऑफ एयर का? चैट में बता दें कोई भी। थी और वो कोलैप्स होने से बचा रही थी। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चों ने, ये चीजें याद है आप लोगों को भी। तो रिलैक्स होती है तो मेरा ख्याल है आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चेस्ट कैविटी या थोरैक्स के डायमीटर को अगर मैं बढ़ा दूं, चाहे मैं उसका वर्टिकल डायमीटर बढ़ाऊं, चाहे मैं उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाऊं, क्या लंग्स साथ में स्ट्रेच होंगे? कितने लोगों को लग रहा है कि लंग्स साथ में स्ट्रेच होंगे अगर मैं चेस्ट कैविटी के डायमीटर को एंटीरियर पोस्टीरियर या वर्टिकल डायमेंशंस में बढ़ा दूं? चैट में आप लोग आंसर कर सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ लंग्स होंगे अगर मैं चेस्ट कैविटी के डायमीटर को भी एक्सपेंड कर दूं? अच्छा, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। If I increase the anterior posterior diameter of the chest cavity or the vertical diameter of the chest cavity, will the lungs expand for corresponding? उतने ही expand होंगे? Yes, they will definitely, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस रिब को और खींच के lateral diameter बढ़ा देता हूँ तो ये प्लूरा और रिब के बीच में जो फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड, ये तो मौजूद है ना, सक्शन प्रेशर तो रहेगा अपनी जगह, तो ये पूरा वो भी खींच के लंग्स को पूरे खींच के बड़ा कर देगा। ओके,
तो जब भी चेस्ट कैविटी का डायमीटर बढ़ेगा, चाहे किसी भी डायमेंशन में, प्लूरा पुल होगी और प्लूरा के पुल होने की वजह से लंग्स बड़े हो जाएंगे या इन्फ्लेट हो जाएंगे। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट हम लोगों ने डिस्कस किया था 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट है, बच्चों में ये ज्यादा भी हो सकता है। एल्वुलर वेंटिलेशन हमने कहा था जब एल्वुलस के अंदर की एयर को हम नाप रहे थे, और एक रेस्पिरेटरी सिंगल साइकिल में इनहेलेशन और एक्सपिरेशन दोनों, एक्सहेलेशन जिसे आप कह सकते हैं, दोनों प्रोसेस होंगे। अब किस तरह से होगा ये देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एट रेस्ट क्या हो रहा है? एट रेस्ट आपकी बॉडी में जो प्रेशर इनसाइड दी एल्वुलस है और जो प्रेशर आउटसाइड दी लंग है, इनमें एक इक्विलिब्रियम है। चेस्ट कैविटी के डायमीटर जब कांस्टेंट है, जब आप सांस नहीं ले रहे, उस वक्त क्या है, आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर बराबर है। जब आप इनहेल करेंगे तो क्या होगा, इनहेल किया, आपकी कैविटी एक्सपेंड हो गई, जो बाहर का प्रेशर था वो सक्शन प्रेशर बढ़ गया। कितना होता है ये आपको बता देता हूँ, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर होता है एट रेस्ट और -7.5 हो जाता है, मतलब मजीद नेगेटिव हो जाता है ये सक्शन प्रेशर जब हम इनहेल करते हैं या हम चेस्ट कैविटी के डायमीटर को बढ़ाते हैं। एज ए रिजल्ट आपके लंग्स फुल होके बड़े हो जाएंगे। जब लंग्स फुल होके बड़े होंगे तो एल्वुलस के अंदर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? चैट पे रिप्लाई करें आप लोग जिनको समझ में आ रही है मेरी बात। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। अभी हम एड्रेस पे थे डायग्राम में। डायग्राम 2 पे क्या हुआ कि मैंने चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कर दिया तो लंग्स खिंच के बड़े हो गए। एल्वुलस के अंदर एक प्रेशर था, जब मैं लंग्स की वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? लंग्स के अंदर डिक्रीज होगा डेफिनेटली। बिल्कुल सही आंसर किया है कुछ लोगों ने। देखिए मेरे पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है कंटेनर की, मैं उस वॉल्यूम को बड़ा कर दूंगा, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर उनका। इसी तरह से वो जो एल्वुलस के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसको बराबर करने के लिए बाहर से एयर खींच के अंदर आ जाएगी। दैट इज हाउ वी इनहेल। सबसे पहले हमने क्या किया, चेस्ट कैविटी के डायमीटर को बढ़ा दिया, चेस्ट को एक्सपेंड कर दिया। चेस्ट एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, एल्वुलस के अंदर जो प्रेशर था, फर्स्ट करें मैं कहूँ रेस्ट पे 0 है, वो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। आपकी बुक में लिखा है -1 तक चला जाता है प्रेशर, -1 चला गया तो अब एल्वुलस के अंदर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर में प्रेशर वही है, सो एटमॉस्फेयर से गैस अंदर आ जाएगी जगह को फिल करने के लिए। दिस इज हाउ एयर विल कम इन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। ओके, पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने चेस्ट कैविटी के डायमीटर को बढ़ा कर दिया, हमारे लंग्स भी खींचे और उनकी वॉल्यूम बड़ी हो गई। जब लंग्स की वॉल्यूम बड़ी हो गई तो लंग्स के अंदर जो एल्वुलस है वहां पे प्रेशर कम हो गया। उस कम प्रेशर को फुल करने के लिए या फिल करने के लिए बाहर से एयर रश करके अंदर आ गई। ये प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन हो गया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो कि इनहेलेशन के अंदर है, दैट इज द डायफ्राम, जिसको आप नीचे मूव करते हैं। डायफ्राम के नीचे होने की वजह से लंग्स खिंच के नीचे आते हैं, बड़े होते हैं। और इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी को बढ़ाते हैं। सो जब चेस्ट कैविटी बड़ी हुई, लंग्स बड़े हो गए इन्फ्लेट होके, उनके अंदर प्रेशर कम रह गया उतनी गैस मॉलिक्यूल्स के होने से, बाहर से गैस मॉलिक्यूल्स आके उनको फिल कर लेंगे। दिस इज हाउ वी विल इनहेल। समझ में आई ये बात? डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पढ़ के समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए जिनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। एक प्रेशर -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर जिसे नापा गया, वो सक्शन प्रेशर है, इसलिए -5 इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये आपकी पूरा पे है जो कि कांस्टेंट सकिंग ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड की वजह से होगी। लिम्फेटिक फ्लूइड सक हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से
-5 सेंटीमीटर का वाटर प्रेशर है आपके प्लूरा पे। जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अपने चेस्ट को तो ये प्रेशर और बढ़ गया, क्योंकि और बढ़ गई आपके लंग्स की प्लूरा पे। -5 से लिखा हुआ है कि -7.5 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर बन जाता है, ये मजीद नेगेटिव हो जाता है प्रेशर, इसलिए लंग्स खिंच के बड़े हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। अब मैं फर्ज करें अगर एल्वियोलस के अंदर बैठा हुआ ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वहां पे क्या होगा, जब भी लंग्स एक्सपेंड हो गए, बड़े हो गए, एल्वियोलस के अंदर अगर उतने ही एयर के मॉलिक्यूल्स है तो अब बड़ी जगह मिल गई उनको, बड़ी जगह मिली तो उनका प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर को फिल करने और इक्वलाइज करने कौन आएगा, बाहर की इन्वायरमेंट से एयर अंदर आ जाएगी, वही टाइडल वॉल्यूम जिसकी हमने बार बार बात की। सो 500 ml एयर अंदर आ जाएगी और फिल कर लेगी इस बड़ी हुई स्पेस को। दिस इज हाउ वी विल इंस्पायर। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन the pressure outside the lung is greater than the pressure inside the lung. So हवा अंदर आ गई। कौन से मसल यूज की हमने, मैंने आपको बताया कि डायफ्राम यूज किया आपने, वर्टिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी को बढ़ाया, और आपने स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और स्केलीन मसल, ये पेक्टोरलिस मेजर, ये सेरेटस जो लिखे हैं, ये फोर्सफुल इनहेलेशन में यूज होता है, जो आमतौर पे दूसरा मसल डायफ्राम के अलावा यूज होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाने के लिए, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ओके, सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम ने मिलकर मेरे चेस्ट कैविटी के डायमीटर को हर तरफ से बढ़ा दिया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से एयर अंदर आ गई, 500 ml सांस ले ली मैंने। अब एक्सहेलेशन करके देखते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम वापस अपनी जगह पे नॉर्मल चला गया, इलास्टिक लीक कॉइल ऑफ द लंग ने भी काम करना शुरू कर दिया, और साथ में जैसे यहाँ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल था तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिब्स में अंदर की तरफ से लगा हुआ होगा। सो ये तीनों चीजें मिलकर क्या करेंगी, आपकी चेस्ट कैविटी के डायमीटर को कम कर देंगी। जब डायमीटर को कम करेंगी तो लंग्स कोलैप्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या वो जो खींचने वाली फोर्स थी वो कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट लंग्स वापस छोटे हो जाएंगे, और वो जो एयर आप अंदर ले गए थे वो अब कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द लंग विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। सो अब एयर बाहर चली जाएगी, ये इसको कह सकते हैं कि इनसाइड का प्रेशर कम है आउटसाइड से, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड से। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और गैस मॉलिक्यूल्स चूंकि उनका प्रेशर ज्यादा हो गया ऊपर चले जाएगा। जी बिल्कुल, वर्टिकल डायमीटर भी डिक्रीज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर भी होगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फोर्सेस इक्वलाइज हो जाएंगी, या उनका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, एक काम की बात आप लोगों ने पूछी नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। अब आप एमएमएचजी में पढ़ रहे थे आज तक हर चीज, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रेशर्स जो है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, तो इनके लिए आपको छोटा यूनिट चाहिए होता है, तो इसलिए आप सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर के अंदर भी मेजर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रेशर्स को। और रेस्पिरेटरी प्रेशर जब आप सेंटीमीटर ऑफ वाटर में मेजर करेंगे तो उसकी जो रिलेशनशिप है एमएमएचजी के साथ, ये कन्वर्जन फॉर्मूला है वो भी आपको बता देता हूँ। 1 mmHg is equal to 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर जो है वो छोटा यूनिट है, 1 mmHg में एक से ज्यादा सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर आ जाएगा। सीएसएफ को नापने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको नापने के लिए भी कभी आप ये वाला यूनिट यूज कर रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन में तो हमेशा याद रखिएगा प्रेशर्स छोटे होते हैं, ये प्रेशर्स कम होते हैं, इसलिए उनको बेहतर तौर पे क्वांटिफाई करने के लिए आप जो है वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करके बात कर रहे होते हैं। चलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ आपको तीनों, ताकि आपको समझ में आ जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट पे थे, प्रेशर आउटसाइड द लंग वाज इक्वल टू द प्रेशर इनसाइड द लंग। अभी मैं सांस नहीं ले रहा, जब मैं इनहेलेशन स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी का डायमीटर बड़ा हुआ, वर्टिकली भी और एंटीरियर पोस्टीरियरली भी, लेटरली भी, हर डायरेक्शन के अंदर ये बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो इसने अपने साथ लंग को खींचा, वही फिनोमेना जो मैंने आपको बताया, लिम्फेटिक फ्लूइड मौजूद है पूरा के आसपास, एक्शन प्रेशर है, और
रिब्स के साथ साथ आपके इंटरनल चेस्ट कैविटी में कोहेसिव फोर्स की वजह से प्लूरा भी खींचेगी साथ में। लंग्स बड़े हो गए, जब लंग्स बड़े हुए तो क्या हुआ, एल्वुलस के अंदर मौजूद जो एयर थी उसका प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से एयर आ जाएगी प्रेशर को बराबर करने के लिए। दिस इज हाउ वी विल इनहेल। तो टाइडल वॉल्यूम आपकी आ गई अंदर फौरन से और उससे प्रेशर को बराबर करने की ट्राई करेंगे। एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट है, वर्टिकल डायमीटर और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर या ट्रांसवर्स डायमीटर सबके सब कम हो जाएंगे। कम होने की वजह से लंग्स कंप्रेस होंगे और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। सो एल्वुलस के अंदर का प्रेशर बढ़ चुका है, एयर बाहर चली जाएगी या एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस आपके पास ड्यू टू दी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी चेस्ट कैविटी होता है। ये सब लोगों को समझ में आया या मैं फिर रिपीट करूं? चैट में आके मुझे बता दें। चलिए शाबाश, समझ में आ गया। वाटर प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर में बात की हमने, एमएमएचजी में बात नहीं की प्रेशर की यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, हमें छोटा यूनिट चाहिए था इसलिए हमने काम किया। और टेक होम मैसेज इसमें से ये भी है कि ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की वजह से ही इंस्पायरेशन हो जाती है, ये बाकी एक्सेसरी मसल आपको यूज नहीं करने पड़ते, इसीलिए आप करते नहीं हैं। और जब एक्सपायरेशन होती है, एक्सहेलेशन होती है, उस वक्त आपका डायफ्राम की रिकॉइल या अपनी वापस जगह पे आ जाना, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, और साथ में आप कह सकते हैं कि इंटरनल इंटरकॉस्टल की वजह से क्वाइट एक्सपायरेशन हो जाती है। अगर आपको फोर्सफुल एक्सपायर करना पड़ा तो फिर रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस थोरैसिक और ये बाकी सारे मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि एक्सपायरेशन का प्रोसेस फोर्सफुली हो जाए। ओके, सो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस के दौरान एंगेज होंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा और आप थकेंगे। चलिए आपकी बुक में और चीजें हैं ये भी समझा दूं यहाँ पे, वरना आप मुझे परेशान करें। आपकी जो रिब्स की मूवमेंट है उनको दो चीजों से तशबीह दी गई है या दो चीजों से कंपेयर किया गया है बुक के अंदर। ये हैंड पंप है जो कि गांव में प्लास्टिक का होता है, जेर जमीन पानी या जो ग्राउंड वाटर होता है उसको निकालने के लिए हैंड पंप यूज होता है। डिप्स की जो मूवमेंट होगी अप और डाउन, स्टर्नम की डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जब आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड और रिलैक्स हो रही है, इसको कंपेयर किया गया है विद दी पंप हैंडल मोशन। देखिए पंप हैंडल के साथ क्या होता है, नीचे करते हैं फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर नीचे करते हैं फिर ये ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह से आपकी स्टर्नम जब भी नीचे मूव करेगी, चेस्ट कैविटी का डायमीटर छोटा हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियरली। जब भी आपकी स्टर्नम लिफ्ट होगी और नई पोजीशन पे आएगी तो आपकी चेस्ट कैविटी का यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा ये डायमीटर और मिल गया आपको, चेस्ट कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा। इसको पंप हैंडल मोशन से कंपेयर किया गया। अगर आप लैटरली देख रहे हैं किसी को, उसकी स्टर्नम को लैटरली देख रहे हैं, उसकी रिब्स को लैटरली देख रहे हैं, तो चेस्ट की मूवमेंट्स आपको रिब और स्टर्नम देख के बिल्कुल उस तरह से लगेंगी लैटरली, जैसे कि आप एक पंप हैंडल को देख रहे हैं साइड से। इसी तरह अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं या ट्रांसवर्सली देख रहे हैं, तो किसी एक बाल्टी में अगर आपने हैंडल को छोड़ा हुआ है नीचे तो वो एक पोजीशन पे होता है। जब आप बाल्टी में से हैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक नई पोजीशन पे आ जाता है। इसको कंपेयर किया गया है बकेट हैंडल मोशन के नाम से आपकी रिब्स की मूवमेंट के साथ। जब भी आपकी रिब्स डाउनवर्ड होती हैं और एलिवेट नहीं हुई भी होती तो उनकी कुछ और पोजीशन होती है। जब आप अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को यूज करते हुए इंस्पिरेशन में रिब्स को लिफ्ट करेंगे तो वो एक नई पोजीशन पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस क्रिएट होती है जहाँ पे फिर आपके लंग्स खिंच के एक्सपेंड हो जाते हैं। सो ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है और आपकी गाइडेंस के अंदर दिया हुआ है कि पंप हैंडल मोशन से मिलती है आपकी चेस्ट कैविटी की मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट से भी मिलती है। ये आप समझ लीजिए, अगर आप किसी को साइड में खड़ा करके ट्रांसवर्सली एक साइड से देख रहे हैं किसी को और इमेजिन कर रहे हैं कि उसकी रिब्स और स्टर्नम के साथ क्या हो रहा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा होता है जैसे पंप हैंडल के साथ हो रहा होता है। नीचे और ऊपर होने की वजह से जब नीचे करते हैं, डिप्रेस करते हैं पंप के हैंडल को तो किसी और पोजीशन पे होता है, जब आप उसको एलिवेट करते हैं तो वो किसी और पोजीशन पे आता है।
ये जो एरिया एक्स्ट्रा मिल गया आपको एलिवेट और डिप्रेस करने में, ये समझे कि लंग्स की नई पोजीशन हो जाएगी, लंग्स खींच के यहाँ पे आ जाएंगे, इसको फिल कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट से अगर आप किसी को देख रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं उसके रिब केज को, जब रिब्स नीचे होंगी नॉर्मल पोजीशन पे तो वो कहीं और होंगी। जब आप एलिवेट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, एलिवेट कर लेंगे उनको, तो नई पोजीशन पे आ जाएंगी रिब्स स्टर्नम के लिफ्ट होने की वजह से। तब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं बकेट हैंडल मूवमेंट के साथ या बकेट हैंडल मोशन के साथ। क्योंकि गाइडिंग ने किया है इसलिए मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा बस। चेस्ट कैविटी का डायमीटर बड़ा करने के लिए हमें चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करना पड़ रहा है और रिब्स को एलिवेट करना पड़ रहा है। इनकी एलिवेशन की वजह से और एक्सपेंशन की वजह से डेफिनेटली फिर हमारा लंग भी फुल होता है और खिंच के उसका साइज इंक्रीज होता है। और आपको मैं समझा चुका कि जब भी लंग का साइज इंक्रीज होगा एयर अंदर आ जाएगी फुल होके और हम ब्रीद इन कर लेंगे। जब भी दोबारा आपके लंग्स की वॉल्यूम कम होगी आप डिफ्लेट करेंगे चेस्ट कैविटी के नॉर्मल पोजीशन पे आने की वजह से, उस वक्त वो एयर बाहर चली जाएगी और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एंड द रेस्पिरेटरी मसल्स। यहां तक समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको प्रेशर्स के बारे में बता दूं दोबारा से। चैट पे आके बता दीजिए कितने लोग हैं जिनको इनहेलेशन करानी आ गई और एक्सहेलेशन करानी आ गई। चौधरी मुनीम साहब समझ में आ गई? चलिए शुक्र है समझ में आ गई। मैं फर्स्ट स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ, चले किसी ने कहा था कि स्टूडेंट लिख रहे हैं चैट में तो मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लूरा की दोनों लेयर्स के बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमारे लंग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन है तो चैट में कर ले आके। लंग्स हमेशा कवर होंगे विद अ लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स कवर होते हैं मेम्ब्रेनस लेयर्स से। इसको आप कह रहे हैं प्लूरा, जो लंग्स के अराउंड में मेम्ब्रेन है। यहाँ तक तो एल्यूलस वगैरह हर चीज होगी, लंग का अपना टिश्यू होगा। इसके बाहर एक झिल्ली चढ़ी है जो कि डबल लेयर्ड है, डबल झिल्ली है, जिसे आप कह रहे हैं प्लूरा। ये जो प्लूरा है इसका एक पोर्शन लंग्स से चिपका हुआ है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, उसको आप कह रहे हैं विसरल प्लूरा, विसरा के साथ जुड़ी हुई प्लूरा। दूसरी लेयर इसकी कुछ फासले पे है जिसको आप कह रहे हैं पैराइटल प्लूरा, जो बाहर की तरफ है, बॉडी कैविटी से मिली हुई है। इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा। ड्यू टू सक्शन ऑफ दी लिम्फेटिक्स ये सारा सिस्टम खींच रहा होगा और चेस्ट कैविटी के साथ मिलकर रह रहा होगा। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर है हर वक्त। जब भी आप चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, ये सारा सिस्टम खींचेगा और जब ये प्रेशर खींच के और बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव सक्शन प्रेशर और बढ़ जाएगा तो लंग्स खींच के बड़े हो जाएंगे और उसके अंदर एयर आ जाएगी। जब भी ये प्रेशर कम होगा ये अपनी जगह पे वापस आएगा ड्यू टू डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। उस वक्त लंग्स छोटे हो जाएंगे और लंग्स के अंदर एयर कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो कंप्रेस्ड एयर या जो बढ़े हुए प्रेशर की एयर थी वो बाहर आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ओके, दिस इज हाउ यू विल इनहेल और एक्सहेल। प्लूरल फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड दोनों मिले हुए हैं, दोनों की वजह से हो रहा है। देखिए प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रेशर है मौजूद जो लंग्स को खोल के रखा हुआ है, लेकिन जब लिम्फेटिक प्रेशर खींचेगा इसको या नेगेटिव सक्शन प्रेशर होगा उसकी वजह से अगर उसको बढ़ाऊंगा मैं तो लंग्स और खींचेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब यही प्रेशर्स की बात मैं आपको और समझा देता हूँ डिटेल में, जो कि हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। देखिए एक प्रेशर हमने पढ़ा प्लूरल प्रेशर जो कि प्लूरा के अंदर है, एक प्रेशर हमने पढ़ा एल्वुलर प्रेशर जो कि एल्वुलस के अंदर है, और इन दोनों के अंदर हमेशा एक डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस इंस्पिरेशन में भी मेंटेन होगा
वो डिफरेंस एक्सपायरेशन के वक्त भी मौजूद रहेगा। इस प्रेशर की वजह से ये जोर होगा कि लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होंगे। अगर फर्ज करें बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। लंग्स के बाहर अगर फर्ज करें खिंचाव खत्म हो गया, दूसरे मायनों में ये बात कह रहा हूं, लंग्स के बाहर का जो खिंचाव है अगर ये कभी खत्म हो गया तो लंग्स खिंचे नहीं रहेंगे बल्कि कोलैप्स हो जाएंगे। पहला प्रेशर प्लूरल प्रेशर -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर जो कि प्लूरा के अंदर मौजूद है। जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो उस वक्त क्या होगा, ये प्रेशर और नेगेटिव हो गया क्योंकि खींच रही है प्लूरा, तो प्रेशर और ज्यादा नेगेटिव की साइड जाएगा और ज्यादा सक्शन क्रिएट हो रही है लंग्स के ऊपर। -5 से आपकी बुक में लिखा हुआ है ये -7.5 हो जाएगा। ओके, ये इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। अब देख लेते हैं एल्वुलस के साथ क्या हो रहा है। एल्वुलस के अंदर के प्रेशर को मैं कह रहा हूं एल्वुलर प्रेशर है, 0 पे था वो जब हम रेस्ट पे थे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हुआ, मैंने लंग्स खींच के बड़े कर दिए। जब लंग्स बड़े हो गए, उनकी वॉल्यूम बड़ी हो गई, तो एल्वुलस के अंदर प्रेशर कम होगा या बढ़ जाएगा? चैट पे रिप्लाई करें। मैंने लंग्स को खींच लिया, लंग्स बड़े हो गए, एल्वुलस के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए या बढ़ेगा? कम होगा। सो ये देखिए कि 0 से -1 पे चला गया, मगर एक डिफरेंस फिर भी मेंटेन रहा। एट रेस्ट भी एक डिफरेंस था दोनों में, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन भी दोनों के अंदर एक डिफरेंस मेंटेन हुआ। वो कम हुआ तो ये भी कम हो गया, -5 से -7.5 पे चला गया आपका प्लूरल प्रेशर। जब ये नेगेटिव में गया तो वो भी और नेगेटिव में चला गया, वो -1 पे चला गया। दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप मेंटेन रही। फिर आपने एक्सपायरेशन की बात कर ली। जब मैंने एक्सपायर किया उस वक्त क्या हुआ, दोबारा सक्शन प्रेशर खत्म हो चुका था, चेस्ट कैविटी का खिंचाव खत्म हो चुका था, दोबारा मेरे पास -5 पे आ गया ये। उस वक्त क्या हुआ, लंग्स के अंदर एल्वुलस के पास पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये यहां से ऊपर आया तो वो भी वहां से ऊपर चला गया। ग्राफ आपका -1 से अभी आपके पास +1 पे चला गया। ओके, सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहा। द डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल प्रेशर and the alveolar pressure is always maintained. This will ensure that the lungs will not collapse during any situation. अगर मैं प्रेशर खत्म कर दूं, एल्वुलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर बराबर हो गया रेस्पिरेशन की किसी भी स्टेज में, तो लंग के ऊपर का पुल खत्म हो जाएगा, सक्शन खत्म हो जाएगा। दैट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ लंग्स। सो हमने एक और मैसेज में आज की ये सीखा कि चाहे इंस्पिरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, एल्वुलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर में चेंजेस आएंगे लेकिन उनका डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द प्लूरल प्रेशर एंड द एल्वुलर प्रेशर विल बी नोन एज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ओके, याद रखने की बात बस ये, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द लंग जिसको हम एल्वुलर प्रेशर कह रहे थे, एंड प्रेशर आउटसाइड द लंग दैट वाज प्लूरल प्रेशर, जो कि बाहर से उसको खींच के रख रहा था, जो कि पूरा के अंदर मौजूद है। ये डिफरेंस ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो इंस्पिरेशन हो चाहे वो एक्सपिरेशन हो, जरूर मेंटेन रहेगा। इसकी वजह से लंग्स हर कंडीशन में फुल होके रहेंगे, चाहे इंस्पिरेशन हो चाहे एक्सपिरेशन हो, कभी भी आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करेंगे और बंद नहीं होंगे। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं समझ में आई उनके लिए, और पिछली डायग्राम भी दिखाता हूँ, तो शायद वहां से आपको समझ में आ जाए। ये गाइडेंस का ग्राफ था, इसलिए मैंने दिखा दिया, वहां फिर आप लोग परेशान होते रहते कि एल्वुलर प्रेशर क्या है। दो प्रेशर है, एक एल्वुलर प्रेशर जो कि एल्वुलस के अंदर मौजूद है, दूसरा प्लूरल प्रेशर है जो प्लूरा के अंदर मौजूद है। इन दोनों के मैं नाम रखा हूं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। जब इंस्पायर होगी एल्वुलस का प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। 0 पे अगर था तो -1 हो गया, बढ़ जाता है।
चेस्ट कैविटी छोटी हुई है, और प्लूरल प्रेशर भी -7.5 से दोबारा -5 हो जाता है क्योंकि लंग्स पे खिंचाव खत्म हो गया, लेकिन दोनों का डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो तब भी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और आपके लंग्स जो है वो इस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की वजह से एक सक्शन जो डेवलप हुई है, एक जो डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसकी वजह से हमेशा खुले रहेंगे और कोलैप्स नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। ओके, पिछली डायग्राम से समझा देता हूं आपको। देखिए, एल्वियोलर प्रेशर लंग्स के अंदर है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस है, और प्लूरल प्रेशर बाहर है। जब लंग्स ने एक्सपेंड किया, ये प्लूरा खींचेगी, इसके अंदर -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर था, ये -7.5 हो जाएगा खींचने की वजह से, नेगेटिव सेक्शन की वजह से। और लंग्स के अंदर प्रेशर 0 था, -1 पे चला जाएगा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। एक्सपायरेशन में क्या होगा, प्लूरा पे दबाव कम हो गया, प्लूरा का खिंचाव कम हो गया, -5 पे दोबारा चला गया प्रेशर, और एल्वियोलस के अंदर का प्रेशर कंप्रेशन की वजह से +1 हो गया। सो डिफरेंस हमेशा मेंटेन हुआ, और एयर अंदर भी आ गई, एयर बाहर भी चली गई। हमारा मकसद सारा पूरा हो गया। टाइडल वॉल्यूम को हम अंदर लाना चाह रहे थे, हम आराम से उसको ले आए, और टाइडल वॉल्यूम को हम बाहर भेजना चाह रहे थे, वो आराम से चली गई। कुछ क्वेरीज बच्चों की थी जो मुझ तक कन्वे हुई। पहली स्टडी गाइड की थी जो मैंने आपको बता दी। बेफिक्र रहें, जेएसएमयू स्टडी गाइड के तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, प्लस कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव जो एलएनएमसी कराना चाहता है आपको, वो भी जरूर पूरे होंगे, और आपको शॉर्टली एलएनएमसी स्टडी गाइड मिल जाएगी। जेएसएमयू बाद में कराएगा रेस्पिरेटरी मॉड्यूल, तो वो शायद बाद में अपलोड करेगा, लेकिन वहां कम्युनिकेट कर चुके हैं हम लोग, उनके स्टडी गाइड के इस साल सेम रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर फर्ज करें 1% चांस हो कि कोई एडिशनल ऑब्जेक्टिव वो दे भी दे, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको फिर बाद में कवर भी करा दिया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को यकीनन मैं पर्सनली जो चीज फील कर रहा हूँ आपसे शेयर कर लेता हूँ। अभी तक जो मॉड्यूल्स आपने पढ़े हैं, आपने फाउंडेशन मॉड्यूल पढ़ा हुआ था, और आपने दूसरा मॉड्यूल ब्लड पढ़ा था, इन दोनों के अंदर एनाटॉमी बहुत कम है, और एनाटॉमी का बहुत कम कंटेंट था। शायद ग्रॉस एनाटॉमी की बात हो गई थोड़ी बहुत, शायद हिस्टोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ा दी किसी ने आपको, लेकिन बेसिक थी बहुत, वो स्पेसिफिक नहीं थी। आगे जितने मॉड्यूल्स आप पढ़ेंगे एमबीबीएस के दौरान, सब में बहुत एक्सटेंसिव या बहुत सारी एनाटॉमी है, क्योंकि एनाटॉमी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा होती है मेडिकल स्टडीज के अंदर। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबका ही कंटेंट होता है, लेकिन पहले जो आपने एनाटॉमी पढ़ दी, उससे अब आपको एकदम से लगेगा जंप है, एनाटॉमी का कंटेंट ज्यादा लग रहा होगा। ब्लड के अंदर जाहिर है कि बहुत कम था, आप लोग 5 वीक या 6 वीक जो ब्लड करके आए, तो आपको बिल्कुल एनाटॉमी कम मिली, हो सकता है आप लोग उससे यूज टू हो गए। आगे के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ, एनाटॉमी का कंटेंट बढ़ता रहेगा, कंटेंट बढ़ने से कभी परेशान नहीं होना। इसी तरह से मॉड्यूल्स होते हैं, आपको इनफ टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको टीचर्स बार बार पढ़ाएंगे, बताएंगे, ट्यूटोरियल में समझाया जाएगा, आपको दोबारा से रिकैप कराया जाएगा टॉपिक्स को। सबके साथ होता है, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं कवर, और आप भी आराम से कर लेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। ओके, सो विद दिस कॉम्प्लीमेंट परेशान होना छोड़ दीजिएगा। एनाटॉमी कंटेंट ज्यादा है, इससे परेशान ना हो। फिजियोलॉजी कंटेंट भी है, बायोकेमिस्ट्री कंटेंट भी है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल वेरी करता है। कुछ मॉड्यूल्स में एनाटॉमी ज्यादा होती है, कुछ में फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, कुछ में बायोकेमिस्ट्री ज्यादा हो सकती है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ मेडिकल स्टडीज। अभी तक के 2 मॉड्यूल जो आपने पढ़े थे उनमें एनाटॉमी कम थी, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मॉड्यूल थे वो। अब थोड़ा सा सेंस आप लोगों को आ गया, पढ़ने का तरीका आ गया। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में चले गए, तो शायद कॉलेज आके नहीं पढ़ रहे आप लोग, हो सकता है इसलिए घर पे परेशान होते हैं, सबको फील होगा ये, और ये सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम होगा। लेकिन इससे घबराना नहीं और परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। एटलीस्ट अगर आप सबके पास है लेटर्स का, उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम्स बनाई हुई हैं। आप लोग एनाटॉमी की जो भी बुक पढ़ रहे हैं, स्टेल्स के अंदर भी, बीडी के अंदर भी बहुत अच्छी एनाटॉमी बताई हुई है, तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। फिजियोलॉजी के अंदर एक ही बुक कंसल्ट करें अगर मेरी माने, दैट इज गाइडेन। और ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं जो आपको टीचर्स कराएंगे थ्रू आउट द मॉड्यूल, they will cover the entire portion of guidance which you need to know and learn. Okay, तो आपके तमाम स्टडी गाइड के ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपको आने चाहिए वो हम लेक्चर्स में कवर कर लेते हैं।
उसके अलावा आप गाइडेंस की जितनी रीड करना चाहें वो आपके अपने ऊपर, लेकिन वो जो टॉपिक्स आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाए गए हैं एटलीस्ट वो भी गाइडेंस से पढ़ के आपको आने जरूर चाहिए। कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हैं जो कवर नहीं हुए, आप टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, मगर जो कुछ आपको स्टडी गाइड के अंदर दिया हुआ है और आना चाहिए वो जरूर आपको लेक्चर्स के अंदर करा दिया जाएगा, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ओके, रिलैक्स है आप लोग, क्लियर है चीजें, बता दीजिए चैट पे आके। मेरे मेंटोरीज और कुछ बच्चे और भी हैं जो कांटेक्ट में होते हैं, उनकी हर क्वेरी को मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। अगर कोई और चीज भी हो तो आप लोग पूछ लिया करें। मुश्किल होगी डेफिनेटली, इट्स अ जंप। आप इंटर करके आए या आप ए लेवल से आए, उसमें आपको जाहिर है कि मेडिकल करिकुलम को हाथ नहीं लगाया हुआ इस तरह से, पहली मरतबा देख रहे हैं आप लोग, और डिफिकल्ट होता है। कॉलेज में सीनियर से मिलके टीचर्स से इंटरेक्ट करके चीजें शायद थोड़ी सी आसान लगती हैं क्योंकि आपको तसल्ली होती है, लेकिन याद रखिए जितने डॉक्टर्स बने हैं उन सब ने एनाटॉमी पढ़ी है। अब उनको कितनी याद हो इस पर बहस नहीं है, लेकिन पढ़नी जरूर पड़ती है, एक बार गुजरना पड़ता है इस सबसे। तो अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इंटेलिजेंट हैं, कर लेंगे आप लोग सारा। ओके, कॉलेज कब खुलेगा बेटा इसका कुछ भी नहीं पता है अभी, और एनाटॉमी की बुक्स का एनाटॉमी के टीचर से पूछें तो आसान रहता है। मेरे ख्याल से बीडी चौरसिया और स्नेल वो बुक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और साथ में एक चीज आपको जरूर बता दूं कि आपके पास लेटर का एड्रेस होगा तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी वहां से। बहुत सारी चीजें इमेजिनरी होती हैं, उस पर बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई है जो आपको एनाटॉमी सिखा सकती हैं इमेजिनरी डायग्राम्स के थ्रू। एम्ब्रियोलॉजी के लिए फिर अलग बुक्स होती हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स में जो भी आपको आपके टीचर गाइड करते हैं वो कर लें, जो आपको आसान लगे और जो आप समझ सके पढ़ सके।